नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 अर्थात 84 के बारे में। यह वर्कशीट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग वाले अध्याय से ली गई है और इसमें हमें कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो एक एक करके हम इन सवालों को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है इन सवालों के जवाब। दोस्तों, वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं आप लोगों की आज की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, पहला सवाल है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। तो पिछली वीडियो में जिसमें हमने मानचित्र का कार्य किया था, हमने देखा था कि जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अतः इस सवाल का जवाब जो है वह छत्तीसगढ़ है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। नंबर 1 पश्चिमी घाट, नंबर 2 पूर्वी घाट, नंबर 3 छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, वह इस सवाल का सही जवाब है। यह भारत के झारखंड क्षेत्र में स्थित है और भारत के जो अधिकांश लौह एवं इस्पात केंद्र है वो यही स्थित है। अगला सवाल रिक्त स्थान का है और हमें उसमें खाली स्थान को भरना है। सवाल है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में डैश इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो भारत में जो बेंगलुरु है दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इसे हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। अगला सवाल है सही या गलत हमें बताना है। सवाल है कि भारत में सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी। यह सब बताना है हमें कि यह सही है या गलत है। तो दोस्तों, यह सही है क्योंकि भारत में पहले जो आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1854 में बम्बई में स्थापित किए गए थे। हालांकि इससे पहले गुजरात में, बंगाल में भारत में सूती वस्त्रों की मिल थी, लेकिन वो आधुनिक नहीं थी। आधुनिक जो थी, जिसे हम स्पिनिंग जेनी के नाम से जानते हैं, वह अंग्रेजों के शासनकाल में 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी। अगला सवाल है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखें। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसे हमें परिवर्तित करना है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत दुनिया में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसीलिए हमें संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह भारत लिखना है। तो नया वाक्य इस प्रकार बनेगा कि पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। दोस्तों, पटसन और जूट दोनों का एक ही मतलब होता है। हम अक्सर चावल के लिए, आलू के लिए जिस कट्टों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम बोरी कहते हैं, वो पटसन होता है। और पटसन के उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। और भारत में जो पश्चिमी बंगाल है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है पटसन का। इसके बाद दोस्तों दीर्घ जवाबों उत्तर वाले प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। भौतिक कारण मतलब फिजिकल जो कॉजेज होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों, भारत में या दुनिया की किसी भी देश में अगर हम बात करें और उद्योगों को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की बात करें तो ये कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1 पूंजी, अर्थात उद्योग को लगाने के लिए कितनी पूंजी लगाई गई है, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है। नंबर 2 श्रम, काम करने वाली लेबर। नंबर 3 बाजार, कि वह जो उद्योग है बाजार से कितना नज़दीक या कितना दूर है। ये तीनों भौतिक कारक हैं जो किसी भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारकों का वर्णन कीजिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, मानवीय कारकों के बारे में बात की गई है, ह्यूमन कॉजेज के बारे में। तो इसमें पहला है शिक्षा। किसी भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाला पहला मानवीय कारक शिक्षा को इसलिए माना जा सकता है कि अगर किसी उद्योग में कार्य करने वाले लोग या श्रम शिक्षित होगा तो उत्पादन अच्छा होगा। जबकि यदि
अशिक्षित होगा या अल्पशिक्षित होगा तो न केवल उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी बल्कि लेबर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को कार्य के प्रति उदासीनता भी उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार शिक्षा पहला कारक है जो मानवीय कारक है और उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। दूसरा नंबर है स्वास्थ्य। किसी उद्योग में काम करने वाले लोगों का स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो उत्पादन की प्रक्रिया में वो बेहतर योगदान दे सकते हैं, जबकि यदि उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल श्रमिक वर्ग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या वो बूढ़े हो गए हैं तो इससे उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होती है। नंबर 3 है उत्पादकता। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य मिलकर श्रमिक वर्ग को योग्य बनाते हैं तो इससे उत्पादन की प्रक्रिया सक्रिय होती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तो ये तीनों मानवीय कारक हैं जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। दोस्तों तीसरा सवाल है कि भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिमी बंगाल में इसलिए स्थापित हैं या स्थित हैं क्योंकि जूट उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल की भौगोलिक दशा इसके अनुकूल है। यह एक उच्च तापमान आर्द्र जलवायु वाला तटीय इलाका है जो जूट उत्पादन के अनुकूल है। तो दोस्तों भारत में जो जूट उत्पादन के लिए भौगोलिक या ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए होती है वो पश्चिम बंगाल में अच्छी है, अनुकूल है, इसीलिए भारत में जूट मिलें बड़े पैमाने पर स्थापित की गई हैं। इसके लिए आर्द्र जलवायु, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और ये दोनों ही भौतिक परिस्थितियां हमें पश्चिम बंगाल में दिखाई देती हैं। इसलिए भारत की अधिकांश जूट मिलें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक कारक भी जिम्मेदार हैं क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में पश्चिम बंगाल में ही अपना शासन स्थापित किया था और औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में आरंभ हो गई थी तो उन्होंने जूट के कपड़ों का इस्तेमाल करके जो बोरे बनाए थे उसमें वो कपास को भरकर इंग्लैंड निर्यात करते थे। इस वजह से इसमें ऐतिहासिक कारकों ने भी योगदान दिया था। जो चौथा और आखिरी सवाल है कि विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास तथा समृद्धि उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या विनिर्माण उद्योग पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से भारत में विनिर्माण उद्योग भारत के आर्थिक विकास का आधार है क्योंकि यह विकास के लिए उन साधनों का निर्माण करता है जिन पर विकास टिका होता है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।